नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं ब्रिजेश और आपका स्वागत करता हूं नोट्स बुक आईएएस में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस की। बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 और भाषाओं को जो शास्त्रीय रूप से मान्यता दे दी है, मतलब शास्त्रीय भाषा के रूप में, क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दे दी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज और अगर कौन कौन सी लैंग्वेज हमारी शास्त्रीय भाषा में आ जाती है, और साथ में हम देखेंगे कि लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। जैसे आपने सुना होगा ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल लैंग्वेज की। तो साथियों, यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो नेशनल लैंग्वेज तो आप समझ गए कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब आ जाते हैं, हम समझते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के। जैसा नाम से स्पष्ट होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है जो हमारे ऑफिस पर्पस से उपयोग की जाती है। तो जब हम संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हिंदी ही माना गया है। पर हम आगे देखते हैं, हिंदी के साथ साथ हमने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की जब बात करते हैं तो उसमें हमने यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारा क्या रहता है, हिंदी ही रहता है। पर उसके साथ ही साथ हमने क्या किया, इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानने का एक तरीके से हमने इंग्लिश का भी उपयोग किया। तो यहाँ पे अंग्रेजी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उपयोग होती है। पर यह प्रारंभिक 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उपयोग करने की बात की थी। पर इसको अब हम संसद के द्वारा, ये था कि आगे संसद के ऊपर रहेगा कि उसमें बदलाव करने की। पर इसको हम अनिश्चित काल के लिए अब हम क्या कर दिए हैं, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उपयोग करने लगे हैं। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे आपने 2 चीज़ों को तो यहाँ पे समझ लिए। तो एक चीज़ हमने देखा कि हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। दूसरी चीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज को देख लिया, जो हमारे जो कार्यालयी भाषा का उपयोग होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अगर संविधान की बात करें तो हिंदी हो जाता है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के माध्यम से हमने इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो आज की डेट पे अगर हम बात करें तो जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालय की भाषा, वह हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी रूप में हम देखते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अब देख लेते हैं क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर हम बात करें शास्त्रीय भाषा की, अगर बात करते हैं शास्त्रीय भाषा क्या होती है, तो क्लासिकल लैंग्वेज का एक बात करें तो ना तो संविधान में इसका कहीं उल्लेख है, ना तो अब तक नहीं था। 2004 में पहली बार ये विचार आता है कि कुछ भाषाओं को हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, और ये विचार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पहली बार 2004 में भारत सरकार ने उनकी प्राचीन विरासत को स्वीकार करने, जो ऐसी लैंग्वेज जो बहुत प्राचीन काल से उपयोग हो रही हैं, तो उनकी प्राचीन विरासत को और संरक्षित करने के लिए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित करना शुरू किया। यहाँ से शुरुआत हो जाती है क्लासिकल लैंग्वेज की, शास्त्रीय भाषा का। तो सबसे पहले 2004 में शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2004 में जब क्लासिकल लैंग्वेज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले देखते हैं तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। उसके बाद संस्कृत को 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। देन तेलुगु को 2008 में दिया जाता है। तेलुगु और कन्नड़ा दोनों को 2008 में दिया जाता है। इसके बाद मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014। मतलब अब तक हमारे पास कितनी 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, 6 क्या थी, क्लासिकल लैंग्वेज थी। और 2014 के बाद से बहुत दिनों से बहुत सारी भाषाओं के लिए क्लासिकल लैंग्वेज की डिमांड की जा रही थी। इसमें बहुत सारे राज्यों जैसे बंगाल के द्वारा कंटिन्यू डिमांड, महाराष्ट्र के द्वारा कंटिन्यू डिमांड की जा रही थी। तो अब 2004 के बाद फाइनली 10 साल के बाद 2024 में डायरेक्ट हमने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो देख लेते हैं हम इसमें से। अभी हमने जैसे बात किया कि केंद्रीय कैबिनेट ने मराठी, पाली, बंगाली, प्राकृत और असमीज, इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। तो अब हम समझते हैं कि शास्त्रीय भाषा के किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मायने क्या होते हैं, इसके लिए प्रमुख उपबंध क्या हैं और इसके क्या फायदे होंगे और क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा, तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहली बात कि क्या मानदंड होते हैं किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए, क्या मानदंड होते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि कोई भी भाषा
अगर शास्त्रीय भाषा हो तो उसकी क्या होनी चाहिए, वो एंशियंट फेज से हम देखते हैं कम से कम मतलब 1500-2000 वर्षों का लिखित इतिहास होना चाहिए। अगर किसी भाषा को हमें क्या देना है, सांस्कृतिक भाषा या कि हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देना है, तो 15 से 2000 वर्षों का उनका इतिहास होना चाहिए। इसी वजह से हम देखते हैं बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि है, सब कुछ है, पर उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पा रहा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं पंजाबी को, तो पंजाबी का उद्भव हम कब देखते हैं, 1200 ईस्वी से 1200-1300 ईस्वी के दौरान देखते हैं। अब पर यहाँ पे क्या है, 1500-2000 मतलब कम से कम 500 से 600 ईस्वी से पुरानी भाषाएं ही हमारी क्या बन सकती हैं, शास्त्रीय भाषा बन सकती हैं। तो पहला मानदंड ये हो जाता है। दूसरा मानदंड होता है उसके प्राचीन साहित्य होने चाहिए। मतलब जो भाषा का अगर हम उसका ट्रेस कैसे करेंगे कि कितनी पुरानी है, तो उसके साहित्यों से करेंगे और उन साहित्य ग्रंथों का संग्रह जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत के रूप में माना जाता हो। और दूसरी चीज़ देखते हैं ज्ञान ग्रंथ होने चाहिए, मतलब उनके ग्रंथ होने चाहिए मूल साहित्यिक परंपरा की उपस्थिति जो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ना ली गई हो। मतलब जो उस भाषा का जो मेन चीज़ है, मेन जो ट्रेस है, उससे किसी दूसरी भाषा से ना लिया गया हो। तीसरा चीज देखते हैं विशिष्ट विकास। यहाँ विशिष्ट विकास में देखते हैं कि शास्त्रीय भाषाओं में हो सकता है कुछ बदलाव हुए हों, पर मूल चीजें वही होनी चाहिए। तो शास्त्रीय भाषा और साहित्य की आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा उसके बाद के रूपों में उसकी शाखाओं के बीच एक असंततता भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे कुछ भिन्नता हो सकती है, पर मूल बातें सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने मानदंड देख लिया कि किसी भाषा को एक अगर बात करें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलने के लिए 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, उनके अपने क्या होने चाहिए, स्पेशल ग्रंथ होने चाहिए और वो ग्रंथ एक विरासत के रूप में संरक्षित होने चाहिए। और तीसरा जो मापदंड है वो देखा हमने कि यहाँ पे अगर मूल भाषा वही होनी चाहिए, उसके विकास के परम स्वरूप इसके विकास के दौरान कुछ असंगतता अगर होती है तो कोई बात नहीं, पर मूल चीजें वही होनी चाहिए। तो ये रहे मानदंड। अब देखते हैं मानदंड तो हमने देख लिया, अब इसके फायदे क्या हो जाएंगे। तो अगर फायदे की बात करें कि किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित होने वाले उनके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त होते हैं। तो मतलब किसी भी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है, तो यहाँ पे उनको विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसमें से देखते हैं शास्त्रीय भाषाओं के अनुसंधान, शिक्षण या संवर्धन के उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्वान जो हैं उनको 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब जो क्लासिकल लैंग्वेज के विकास में योगदान देते हैं ऐसे विद्वान को 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। और देखें हम तो और ये जो राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार और महर्षि बद्रनारायण सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज होते हैं उनके जो साहित्यकार होते हैं उनको एक तरीके से राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण दिया जाता है और साथ में महर्षि बद्रनारायण सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। और इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा क्या किया जाता है, शोध संस्थानों अगर बात करें शास्त्रीय भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवसायिक पीठों को निर्माण का समर्थन दिया जाता है। इन भाषाई खजानों को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। मतलब जो भी क्लासिकल लैंग्वेज बनेगी उनके लिए भी एक क्या बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही देखते हैं कि यहाँ पे इसके साथ देख लेते हैं कि और अन्य प्रयास क्या किए जा रहे हैं। जैसे हमने देख लिया अभी तक कि कोई भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए, क्या पैरामीटर्स हैं। देन उसके हमने बेनिफिट देख लिया कि उसके बेनिफिट क्या क्या है। अब देखते हैं सरकार के द्वारा किसी भी शास्त्रीय भाषा या अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या प्राथमिकताएं और क्या प्रयोग और एक तरीके से क्या काम किए जा रहे हैं। तो इसमें से पहले देखते हैं सबसे प्रमुख रूप से हो जाता है अस्मिता, परियोजना अस्मिता। तो परियोजना अस्मिता का लक्ष्य हो जाता है 5 वर्षों के भीतर शास्त्रीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें हमने 20,000 बुक्स का हम क्या करेंगे, पब्लिकेशंस करेंगे। इससे क्या होगा, उस जो बुक से संबंधित लोगों का क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरी बात करते हैं जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2019-20, उसमें भाषा नीति का उद्देश्य हो जाता
आता है संस्कृत विश्वविद्यालय को बहुविषयक संस्थानों में बदलना। मतलब अभी तक जो हमारे पास संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उसको हम बहुविषयक में बदलेंगे, मतलब वहाँ पे हम क्लासिकल लैंग्वेज को भी स्थापित करेंगे। ये मुख्य बातें हो जाती हैं। आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय भाषा संस्थान CIIL जो हमने देखा कहाँ पे है, मैसूरू में स्थित है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, यह संस्थान 4 शास्त्रीय भाषाओं जिसमें से कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अब और देखेंगे जो अभी 5 भाषाएं ऐड हुई हैं उनके लिए भी यह काम करेगा। साथ में अगर हम देखें तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 आया था। इसमें 3 डीम्ड संस्कृत विद्यालयों को केंद्रीय दर्जा दिया गया, जिसमें से दिल्ली संस्कृत संस्थान, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है। अब इनमें क्लासिकल लैंग्वेज के लिए भी अलग अलग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। तो इस तरीके से तो मुख्य बातें हो गई, और इसके साथ ही एक डिबेट का भी है, और ये जो पॉलिटिकल इशू है उसमें नहीं जाना है। कई बार ये अलग अलग राज्यों के द्वारा जिनको अभी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है वहाँ पे अपनी क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। जैसे अगर बात करें तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये न्यूज़ आने के बाद ही वहाँ पे जो अलग अलग गुट हैं, जैसे आप बात करें शिवसेना उद्धव गुट को, वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं, कांग्रेस कह रही इसकी डिमांड हमने किया है, बट आपको इस पे नहीं जाना है। बट अभी ये क्वेश्चन तो हो ही जाता है कि अचानक 2014 से लेकर 2024 तक जो इतने दिनों की मांग चल रही थी उस दौरान नहीं दिया गया, और इस समय की बात क्या हो जाती है। तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग रेफरेंसेस निकाले जा रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि मराठी को दर्जा देना एक तरीके से अपकमिंग महाराष्ट्र के चुनाव को रूप में देखा जा रहा है। वहीं अगर बंगाली को शामिल करना, अभी क्या है दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो उसमें एक जो बंगाली मानुष अस्मिता है उसको भी एक तरीके से क्रेडिट लेने की बात की जा रही है। पर ये क्या है, राजनीतिक विषय है, इसमें आपको नहीं जाना है। ये विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहने का मेरा मतलब है, जैसे आप देख सकते हैं 2014 में यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। 2014 में ही हमारे पास हमने देखा था क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई थी, तो उसी साल यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अब फिर से 2024 में 5 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा या हम कहें शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ये 2014 का यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, और इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो इस सेशन के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।